हेलो, गुड मॉर्निंग। अब जो आपके सैटरडे संडे हैं, गुड मॉर्निंग। हॉलीडेज हैं, उनका कुछ समय अब रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये मान रहे हैं कि जनवरी ऑलमोस्ट जा रहा है। यस। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो हैं जेआईबी के लिए, और जून और ऐड कर ले तो सीआईबी के लिए। तो हॉलीडेज, वीकेंड, डेली की नाइट, ठीक, नाइट में जेआईबी वाले 7:30 से तैयार रहेंगे। उनका टाइम 7:30 ऑनवर्ड कभी भी होगा। सीआईबी वाले 9 से तैयार रहेंगे, उनका टाइम 9 PM टू ऑनवर्ड कभी भी होगा। और एग्जाम टाइम में जो मॉर्निंग में भी 1.5 घंटा, नाइट में भी 3 घंटे, तो इस तरह से हम कोर्स को चलाते रहेंगे। लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट भी होना बहुत जरूरी है। आपको एक गोल बनाना जब पड़ेगा कि हमें इस बार जेआईबी या सीआईबी कंप्लीट करना है। ये जॉइंट सेशन है जेआईबी सीआईबी के लिए। और इस बार एक अच्छी बात आईआईबीएफ ने ये करी है कि बहुत कम टॉपिक जॉइंट सेशन वाले रखे हैं। कम टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो एक तो जो फॉरेक्स के अकाउंट्स हैं वो जॉइंट में रखे हैं, ठीक है। दूसरा, एडवांस के जो बेसिक्स हैं, आपको मालूम है कि सीआईबी वाले बताएंगे कि सीआईबी में कौन सी बुक में एडवांसेस के टॉपिक हैं। जल्दी से बताइए, सीआईबी वाले। हम लोगों ने आपका सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया था, तो आप लोग बताइए कब है, कहाँ पर है। ऐसे कैसे चलेगा काम? जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जो फैकल्टी होते हैं वो पूछते हैं भाई इसका आंसर दीजिए, तो सब नजरें चुरा लेते हैं। तो वहां तो फैकल्टी देख लेता है कौन नजरें चुरा रहा है। हम तो यहाँ देख ही नहीं सकते कौन नजरें चुरा रहा है, ठीक है। तो सीआईबी वाले ये नहीं बता पा रहे हैं कि एडवांसेस के टॉपिक उनके किस पेपर में हैं। सर एबीएम में है सर। एपीएम में सर, लास्ट एबीएम में मॉड्यूल। एबीएम में कौन सा मॉड्यूल? पहले तो सर था उसमें डी, अपने उसमें डी में था सर। अब उसका हाँ, चेंज हो अब वो सी में आ गया है, ठीक है। तो सी मॉड्यूल में क्रेडिट मैनेजमेंट का अभी भी वही का वही है, ठीक है। तो एडवांसेस से आप बचे नहीं हैं। और वही बेसिक एडवांसेस जेआईबी वाले को सीखने हैं, क्योंकि उनके में भी ये जो बेसिक वर्किंग कैपिटल और एमएसएमई, एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये सब चीजें वही सेम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिटेल बैंकिंग का चैप्टर, जो बुक जेआईबी वालों में ऐड हुआ है, उसमें भी एडवांसेस का रोल है। सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, हालांकि जेआईबी के एलआरएबी से टॉपिक हट गया है, लेकिन रिटेल बैंकिंग में फिर वो ऐड हो गया। तो एडवांसेस का कॉमन है, तो बहुत कम कॉमन टॉपिक है। और आज भी हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो भी कॉमन टॉपिक लेने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है फॉरेक्स के अकाउंट्स। फॉरेक्स के अकाउंट्स। और जो फॉरेक्स के अकाउंट्स हैं, उसमें कितने तरह के अकाउंट होते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं। पहले एक एमबीयूटी थी जीआईबी के सिलेबस में, क्वेश्चन तो आते थे एनआरई एनआरओ से, बट वो कहीं डिफाइन नहीं थे बुक में एज सच। अब उन्होंने प्योरली इसका एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो हम, जैसा कि आपको पता है कि जो किसी भी टॉपिक की पहली दूसरी क्लासेस होती हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लास लेते हैं और उसके बाद थ्योरी पे जाते हैं, जिससे आपको पूरा एक सिनेरियो मालूम हो जाए। इससे रिलेटेड पुराने लेक्चर्स भी हमारे काफी पसंद किए गए लेक्चर्स में से एक हैं। तो उसको सब लोग देखते हैं, इवन जो पीसीएस की तैयारी करते हैं वो लोग भी उस लेक्चर को देखते हैं, क्योंकि उनसे भी कभी कभी एनआरई अकाउंट के बारे में हल्का सा पूछ लेता है, ठीक है। तो सब लोग तैयार रहे, अटेंटिव रहे, आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिन लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखे हुए हम लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, इसको करने के लिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। और कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके, वो क्लियर कट आपको ये बताएंगे कि ये जो अकाउंट्स हैं, इनको किस किस नेम से जाना जाता है, और कैसे इनकी पहचान की जाती है, कौन से वो खास पॉइंट हैं जिसे आप नाम लेके ही पहचान जाएं या देख के ही पहचान जाएं कि इस अकाउंट में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहूंगा, अगर मैं इन अकाउंट्स को खोलने के लिए दो तरह के कस्टमर का कैटेगराइजेशन करूं,
तो आप कस्टमर को दो कौन से कैटेगराइजेशन में रखेंगे? एनीबडी, कोई भी आंसर दीजिए। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट सर। ठीक है, तो कोई भी अकाउंट आपने खोलना है तो सबसे पहला मेजर जो ब्रेक थ्रू है, जो बाइफर्केशन है, वो है कि आपका अकाउंट रेजिडेंट के लिए खोला जाएगा या नॉन रेजिडेंट। बट इन रेजिडेंट के साथ भी एक खास बात है, देखिएगा यहां, देखिएगा इसको समझिएगा। जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये दोनों लोग हैं कौन? इंडियन है सर। इंडियन है। तो इसका मतलब दो इंडियन की कैटेगरी हो गई, एक तो हो गया रेजिडेंट कैटेगरी और एक नॉन रेजिडेंट कैटेगरी। इसीलिए इसको बोलते हैं RI और इसको बोलते हैं NRI। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो ये हो गई, बट ये दोनों कौन है? इंडियन है। अब आते हैं इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन, तो इंडियन ओरिजिन से मतलब ये है कि कभी भी उनके फादर, फोर फादर, ग्रांड फोर फादर कभी ना कभी इंडियंस थे। कभी ना कभी इंडियंस थे, अभी नहीं है, कभी ना कभी थे। चाहे वो आज से 500 साल पहले थे या आज से 80 साल पहले, क्योंकि 47 के बाद, 1947 के बाद, इससे पहले वो कभी ना कभी इंडिया में थे, इंडियन थे। और अब कहां चले गए? वो बाहर चले गए, अर्बन। हाँ। तो इसको हम एक नए वर्ड से जानते हैं, कौन सा वर्ड है वो? PIO। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन Indian ओरिजिन। origin. ठीक है, तो हमारे अभी कितने कैटेगरी आ गई देखिए सामने? 1, 2, 3। ठीक है, एक कैटेगरी और होती थी पहले, जिसको हम OCI बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कैटेगरी अब मर्ज हो गई है किसमें? PIO में। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी दी। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई और कैटेगरी भी है? बोलिए। हो सकता है सर, जो विदेशी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे बिजनेस वगैरह। हाँ, हमें आंसर मिल गया है, फॉरेनर्स। फॉरेनर्स, अब वो फॉरेनर्स किसी भी पर्पज के हों, बट हमारे लिए तो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि ये जो 2 कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी प्योर इंडियन की है, ये वाली कैटेगरी एनी टाइम इंडियन की है। ठीक है, और ये कैटेगरी किसकी है? फॉरेनर की। मीन्स नॉन इंडियन। वो कभी ना इंडियन थे ना इंडियन हैं, अभी क्या है? वो फॉरेनर है। अगर हमें इतना स्टेटस, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिडेंट स्टेटस। ठीक है, जब आप अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलने में कॉलम आता है रेजिडेंट स्टेटस, कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो रेजिडेंट स्टेटस का एक वो आता है। ठीक है, यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमें अगर ये स्ट्रक्चर मालूम है तो मैं आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज, अगर मैंने NRI लिख दिया तो थोड़ा NRI के बारे में जानते हैं। NRI कौन है? NRI वो है जो मोर देन 182 डेज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। यस तो यहां पर नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया कब
मोर देन 182 डेज। तो इसका मतलब इंडिया से एब्सेंट है वो। ये जो है नेगेटिव नेचर की डेफिनेशन है। नेगेटिव नेचर का मतलब जिसमें नहीं होना जरूर है, इसीलिए इसको हम नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। और ये जो इसका टाइम है इंडिया में ना रहने का, ऐसा हो सकता है कि वो 40 डेज तक इंडिया में नहीं रहा, फिर उसके बाद घर आ गया इंडिया में, फिर 72 डेज तक इंडिया में नहीं रहा, फिर इंडिया में आ गया, फिर यहाँ पर 36 डेज के लिए और आ गया इंडिया में, फिर चला गया। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? और 12 डेज और। ये वो इंडिया में रहा। अगर वो बंदा इतना इंडिया में रहा तो इसका मतलब इंडिया में ये वाली कैटेगरी में नहीं आया वो। कितने डेज हो गए देखो? 160 ना? तो ये 160 डेज इंडिया में रिजाइड कर रहा है, बाकी डेज कहां कर रहा है? यानी 205 डेज ये कहां कर रहा है? Abroad. इसको हम बोलेंगे अदर। इसमें हम किसी भी सिटी का नाम, किसी भी कंट्री का नाम नहीं लेंगे। इवन कोई बंदा अगर स्पेस पे चला जाए, कोई बंदा अगर, जो हमारी वो मरीन होती है ना पनडुब्बी, वहां चला जाए, लेकिन इंडिया की बाउंड्री से कहां चला जाए? बाहर। तो कहीं पर भी हो, लेकिन इंडिया में नहीं होना चाहिए। और ये ब्रेक करके भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात और है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको बेनिफिट लेने हैं, तो इनकम टैक्स के बेनिफिट होते हैं। तो आपका पर्पज, जो आप फॉरेन जा रहे हैं, वो क्या पर्पज होना चाहिए? फॉर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, एक्सेट्रा। अगर आप इस पर्पज से फॉरेन में जा रहे हैं तो ही इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स की जो डेफिनेशन है, इसकी एनआरआई की डेफिनेशन है, वो या तो फेमा में और या इनकम टैक्स एक्ट में। फेमा में क्यों है? फेमा में इसलिए है कि जो आपके रेमिटेंस फैसिलिटी हैं, रेमिटेंस की या इन्वेस्टमेंट की, इन फैसिलिटीज को फाइनल करने के लिए फेमा ने, फेमा 1999 का जो एक्ट है, फेमा ने आपको ये डिफाइन किया हुआ है कि हु इज एनआरआई, ठीक है। और इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया हुआ है, और उसने वो पर्पज बताए हैं कि जिनसे कोई भी बंदा एनआरआई कैटेगरी में आ करके बेनिफिट ले सकता है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। सर, इस 160 डेज में इसको हम 1 कैलेंडर ईयर काउंट करते हैं या फिर 1 अच्छा, फाइनेंशियल? हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ। हाँ, क्या पूछा आपने? आपने पूछा कि 1 कैलेंडर ईयर का काउंट करते हैं या 1 फाइनेंशियल ईयर। तो इसके जो इनकम टैक्स कहता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि आपको जो आईटीआर भरनी पड़ती है, वो आईटीआर एज पर फाइनेंशियल ईयर भरनी पड़ती है, ठीक है। बट जैसे कुछ चीजें रेमिटेंस के मामले में कुछ है, उसमें फेमा ने कैलेंडर ईयर यूज किया हुआ है। बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टेटस इस तरह का रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हमने अभी तक इसके बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी? रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट। हाँ, इसको हम ऐसा बना के बता दिए कि मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की या वैसे बात करें, ठीक है। इसको हम एक कैटेगरी और बोलते हैं इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं नॉन इंडिविजुअल। अब यहां पे देखिएगा, इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंडिविजुअल में कौन आ जाती हैं?
कौन है? कंपनी, बैंक और आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन, एटसेट्रा। ठीक है, तो कंपनी, बैंक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया। तो ये नॉन इंडिविजुअल। अब बात आती है क्या इनको भी हम लोग अकाउंटों में लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। क्यों? ये भी इंडिया में आके अकाउंट्स खोलती हैं। ठीक है, या आपकी कोई कंपनी बाहर जाके अकाउंट खोलती है तो उनको भी हम लेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी कि हु, मतलब अकाउंट कौन खोल रहा है। ठीक है, दूसरा बड़ा आंसर है हमारा या क्वेश्चन है करेंसी। कौन खोलेगा और किस करेंसी में खोलेगा? तो अकाउंट या तो इंडियन करेंसी में खोलेगा या फॉरेन करेंसी में खोलेगा। और इसमें जो है बहुत सारे करेंसी को आरबीआई ने क्या किया हुआ है? अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी करेंसी में ये फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलते हैं, लेकिन जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग इसमें हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे? कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डॉलर। तो अब यहां पर एक कैटेगराइजेशन और हो गया। कोई भी अकाउंट या तो बंदों के हिसाब से या करेंसी के हिसाब से डिफाइन होगा। ठीक है, दो बातें आ गई। अब हम सिंपल जितने भी अकाउंट्स हमारे सिलेबस में हैं, चाहे जेआईबी हो, सीआईबी हो, प्रमोशन हो, इनमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर फंसता है। अगर आपने क्लास ली पूरी तो आपको बिल्कुल क्लियर कर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने उसके लिए कुछ अकाउंटों के नेम लिख देते हैं जो हम ये सोचते हैं कि आज की क्लास में हमको वो पूरे करने हैं। जैसे हम लोग बात करें NRO, NRE, ठीक है, FCNR, RFCD, RFC, EEFC, DDA, OFC, SNRR, और ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, नॉस्टो, वॉस्ट्रो और लूरो। ठीक है, आपके सिलेबस में इतने अकाउंट्स हैं और बहुत से लोग ऐसे होंगे इसमें जिन्होंने 3-4 अकाउंट के अलावा कोई नाम आपने सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें जो सारे अकाउंट वो करने हैं। ठीक है, अब हम जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे तो हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी सेंस कि एक तो होती है हमारी कौन सी कैटेगरी? सेल्फ पर्पज। एक तो हो गया कौन सी? सेल्फ पर्पज। दूसरा होता है बिजनेस पर्पज और तीसरा होता है बैंक पर्पज। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 एंगल पे आ गए। कौन से 3 एंगल हमने देखे? ये किसी के घर से अगर अगल बगल से आवाज आ रही है तो वो या तो अपना माइक बंद करें या अपने घर से जो आवाज आ रही है उनको बंद करें। ठीक है, और आपको बता दें जो लोग नए हैं, आपके घर से अगर कोई आवाज आती है तो आपको नहीं आती है, बाकी सबको आती है। तो घर का लड़ाई झगड़ा, घर में पराठे खा लो, सब्जी खा लो, चाय पी लो, सारी आवाज यहाँ पे आती है, आपको नहीं आएगी। तो जो बंदा खुद बोल रहा है वो आवाज उसको नहीं आती जूम में, वो सबके लिए जाती है। तो जो नए हैं उन्हें, पुराने वालों को पता है, कभी कभी बहुत कॉमेडी होती है हमारी क्लास में। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने 3 एंगल जान लिए। कौन कौन से? ये हम बता रहा हूं। एक तो हमने ये जाना, ये है या फैक्ट्री या कंपनी है, एक कैटेगरी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमने क्या जानी? रुपीज है या डॉलर। और तीसरा है पर्पज। अगर ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है तो किसी भी अकाउंट के बारे में जस्ट एकदम से बता दोगे आप। ठीक है,
अब 3 कैटेगरी में हमने जो 3 कैटेगरी बनाई है, तीसरी वाली कैटेगरी, इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कि ये जो अकाउंट्स हैं किस किस पर्पज के लिए खोले जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से कर लूं, ये अकाउंट सेल्फ पर्पज या पर्सनल पर्पज के लिए खोले जाते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले अकाउंट है, ये और ये खोले जाते हैं किस पर्पज के लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। और थर्ड वाला जो हमारा अकाउंट है वो खोला जाता है किसके लिए? बैंकिंग बिजनेस के लिए। ये जो अकाउंट है ये हमारे खोले जाते हैं बैंक, ठीक है। सीआईबी वालों की इस से कभी कभी 5 मार्क्स की केस स्टडी आती है, जिसमें वो एक स्टोरी बना के पूछता है। ये एक बंदा है, इन्फोसिस में काम करता है, अभी 5 साल उसे यूएस में हो चुके हैं, उसका ट्रांसफर जर्मनी होने वाला है और जर्मनी में उसकी शादी होने वाली है, उसकी जो वाइफ है वो बांग्लादेशी है। ऐसा वैसा करके कहानी बनाता है। तो उसमें पूछता है कौन सा अकाउंट खोल सकता है, नहीं खोल सकता है, क्या करना चाहिए, ये सब बातें उसमें आती हैं, ठीक है। ठीक, अब हमें ये भी पता लग गया सारे अकाउंट। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे सेल्फ पर्पज के अकाउंट्स को, जो सेल्फ पर्पज के लिए खोले जाते हैं उन अकाउंटों को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल पर्पज बोल रहे हैं, पर्सनल पर्पज अकाउंट, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से पर्सनल पर्पज के अकाउंट हैं? सबसे पहले कौन सा अकाउंट है? एनआरओ NRO, एनआर दूसरा है NRE, तीसरा है टीएनआर FCNR और आरएफसी RFC और RFCD, ये अकाउंट है, ठीक है। ये पर्सनल पर्पज के लिए खोले जाएंगे। और कोई भी हम अकाउंट खोलेंगे ना, उसमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। कोई भी हम अकाउंट खोलेंगे कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनी, जॉइंट, रिपैट्रिएशन, टैक्स, एटसेट्रा। तो इन पॉइंटों को अगर आप हर अकाउंट के बारे में जानते हैं तो आप किसी भी अकाउंट के आंसर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला हमारा जो अकाउंट है NRO, तो यहां पर हमने जो 2 कैटेगरी करी थी, कि यहां पर क्या लिखा हुआ देखिए, NR NR NR, इसका मतलब ये जो अकाउंट खोले जाएंगे किसके द्वारा खोले जाएंगे? NR। अगर NR लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये अकाउंट कौन खोलेगा? NRI, NRI और NRI। अब बात करते हैं R की। R का मतलब क्या है? रेजिडेंट। तो ये जो 2 अकाउंट खोलेंगे ये किनके द्वारा खोले जाएंगे? रेजिडेंट के, ठीक है। और NRI और रेजिडेंट का स्टेटस हमने पहले ही ऊपर बता दिया, ठीक है। NRO अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, कि NRO अकाउंट अगर कोई खोलना चाहता है तो वो कौन से अकाउंट खोल सकता है? वो ऑल टाइप के अकाउंट खोल सकता है। ऑल से मतलब सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, RD और FD, ठीक है। NRE भी जो अकाउंट है वो भी ऑल टाइप में होता है। FCNR जो होता है ओनली FD के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो RFC अकाउंट होता है ये FD के फॉर्म में होता है और RFCD करंट अकाउंट के फॉर्म में होता है, या उसको बोलते हैं 0% अकाउंट होता है।
ठीक है। अब यहां पर बात आती है नॉमिनी। एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, आरएफसी, आरएफसी डी में नॉमिनी कौन हो सकता है? कौन से मतलब रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट? कौन से मतलब रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट? तो बताओ एनआरई में कौन हो सकता है नॉमिनी? एनीवन हमने यहाँ का भी रहेगा। देखो नॉमिनी का एक कॉन्सेप्ट समझो कि आपके बाद पैसा किसको मिलेगा। अब सपोज कीजिए कोई एनआरआई है, उसने एनआरओ अकाउंट खोल रखा है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके घर में कोई भी एनआरआई नहीं है, तो पैसा कहाँ जाएगा? फैमिली को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? कि अगर उस अकाउंट में नॉमिनी कोई भी है, तो इसमें हमारा पूरे सबके लिए आंसर यही है कि नॉमिनी तो कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब बात आती है जॉइंट की, इसको समझना है आपने। नॉमिनी मतलब फॉरेनर भी हो सकता है सर। नॉमिनी, हाँ हाँ ये क्वेश्चन आपने बहुत टेक्निकल पूछ लिया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर फॉरेनर का आप सीआईएफ क्रिएट कर सकते हो, आपको पता है आजकल सीबीएस में नॉमिनी बनाया जाता है जिसको, उसका भी सीआईएफ क्रिएट किया जाता है, कस्टमर अकाउंट कस्टमर बनाया जाता है उसको। यस सर, यस सर, मतलब एक सीआईएफ बनाया जाता है उसको, ठीक है, यस सर। जिसमें उसका नाम हम लिख दिया जाता है। ठीक। क्या उसकी केवाईसी पूरी होती है? सर सीआईएफ बनेगा तो केवाईसी भी होगी पूरी। केवाईसी तो रहेगी ना। अच्छा कभी आपने ऐसा सुना कि कोई अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहता है लेकिन कहता है मैं उसको नहीं बताऊंगा? हाँ सर। सर ये हाँ तो सर, होता है ये। फॉर्म है ना कि डिस्क्लोज होता है नहीं सर, करना होता है। वो किसी तो को केवाईसी डिस्क्लोज कैसे नहीं पूरी करता। करोगे? हाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो केवाईसी कैसे पूरी करोगे? केवाईसी नहीं होती उसकी। नहीं होती है। नॉमिनी की केवाईसी नहीं होती, हाँ नहीं वैसे होती, वही वही सिर्फ बता रहा हूँ। नाम लेकिन होती उसकी है और इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ हाँ बर्थ। वो सब डालते हैं आप, वो तो डेथ के लेकिन बाद उसकी, करेंगे ना उसको। हाँ हाँ, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी केवाईसी नहीं होती है, बट उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोग कैप्चर करते हो, यानी कि नाम पता तो कैप्चर करते ही हो उसका। क्यों? क्योंकि कैसे पहचानोगे जब पेमेंट दोगे उसके उसको? नाम पता रिलेशन भी होता है। रिलेशन भी जैसे लिखता है। नॉमिनेशन में हाँ, तो इन चीजों जैसे से, नॉमिनेशन में नाम में कुछ डिफरेंस आता है। जैसे घर हाँ में बोलने वाला नाम लिखवा दिया, रिकॉर्ड में उसका दूसरा नाम है, तो फिर ऐसे हाँ कंडीशन में बहुत दिक्कत आता है सर। दिक्कत आती है, फिर उसे एफिडेविट वगैरह लेकर के तहसीलदार से क्लेम कर सर्टिफिकेट सकते लेकर हैं। ये सब बातें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है वहां पे। तो मेरे हिसाब से फॉरनर सर को भी नॉमिनी बनाने में कोई दिक्कत नहीं सर है। हाँ सर सीआईएफ और कस्टमर आईडी एक ही चीज होती है? हाँ नहीं, एक थोड़ा सा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि सीआईएफ मींस ऐसा समझ लीजिए कि उसकी सारी केवाईसी यस पूरी है। ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग सॉफ्टवेयर सब लोगों के अलग अलग है, जी। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोविजन होंगे। क्योंकि सर मैं आरआरबी में हूँ, पर स्पॉन्सर बैंक हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसमें कस्टमर आईडी चलती है, सीआईएफ नहीं चलता है। अच्छा, फिनेकल वो 10 में CIF सीएफ आ नेम गया है, सर अब। वो सर सीआईएफ दोनों स्टेट का बैंक नाम में एक सीआईएफ बोलते हैं उसे, दोनों चीजें सर, एक ही नेम है, अलग अलग है। सर सिर्फ नाम हाँ अलग होता है। सर साहब बोलिए रिपीट बोलिए। करेंगे? मैं कह रहा हूँ पिनाकिल कि ये जो बैंकों ने नाम अलग अलग दिए हैं, सर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल बोलता है, सीआईएफ बोलता है। ओके फिनेकल में से कस्ट आईडी बोलते हैं। सर, ठीक है। तो वो पर्पज एक ही है, राइट सर। पर्पज एक ही है, लेकिन नेम अलग अलग रखे हुए हैं। और इसमें प्रोसीजरल जो सिस्टम है वो भी बैंकों का अलग अलग हो सकता है, बट नॉमिनी की बेसिक इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है, नाम, सन ऑफ, पता और रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्यों ली जाती है, कोई बताएगा मुझे? माइनर के केस में होती है सर। सर माइनर हाँ और वो देखने के माइनर लिए। के एज केस को में देखने के लिए सर। नहीं, आपको लेनी तो सबकी पड़ेगी ना डेट ऑफ बर्थ, पता कैसे नहीं, लगेगा ये माइनर है? नहीं सर, नॉमिनी की नहीं लेते हैं। नॉमिनेशन में वो जो डिटेल्स देगा वही हमको डालना है। वही डालना है, हाँ, इसके लिए हाँ कोई सर। प्रूफ नहीं मांगने हैं उससे। और अगर वो डेट ऑफ बर्थ बता रहा है वो माइनर है, तो उससे एक और नेम नहीं ना। पूछना है, अर्जन उसे बोलना भाई सर गार्जियन अपॉइंटी का का नाम नेम ले लिया बताओ। जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है ज्वाइंट की, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एनआरआई का अकाउंट है और ज्वाइंट करना है हमको, तो हमको कौन चाहिए? एनआरआई चाहिए।
ठीक है। बट इसको ध्यान से सुना इस बात को, मान लिया उसके घर में कोई भी एनआरआई नहीं है, तो वो रेजिडेंट इंडियन को भी ज्वाइंट कर सकता है, बट वो किस स्टाइल में करेगा? फॉर्मर एंड सर्वाइवर। इस बात को समझ लें सब लोग, खासकर से जो न्यू ज्वाइनी है बैंक में, उनको समझना पड़ेगा। फॉर्मर और सर्वाइवर और आइदर और, थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। या तो अकाउंट वो खुलेगा सिंगल, या खुलेगा जॉइंट, या खुलेगा ई और एस, या खुलेगा एफ और एस। ठीक है, अब इनमें फर्क समझिए। सिंगल तो आपको पता है, जॉइंट में ऑलवेज दोनों लोगों का आना जरूरी है। और आइदर सर्वाइवर में है तो दोनों में लेकिन दोनों में से कोई एक। अच्छा, एफ और एस में क्या है कि पहले तो दोनों में एक से चलेगा, लेकिन नहीं, दोनों में से एक नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट होल्डर रहेगा तब तक फर्स्ट फॉर्मर, रहेगा, और उसकी नहीं लेकिन रहेगा। डेथ होने पर, सेकंड का डेथ जब तक नहीं होगी उसकी, तब तक दूसरे बंदे का नाम नहीं आएगा। मतलब दूसरा कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो इसलिए ये फैसिलिटी दी गई है कि वो पहला तो कौन बंदा है? एनआरआई। और दूसरा बंदा कौन है? आरआई। और आपको पता है कि जो एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट है, जो फॉरेनर खोलते हैं, एफसीएनआर 3 अकाउंट खोलते हैं ना फॉरेनर, वो एनआर नॉन रेजिडेंट, तो उसमें क्या होगा, जब डेथ हो जाएगी तो डेथ होने पर रेजिडेंट इंडियन को वो फंड्स जो होंगे क्या होंगे? ऑपरेटेबल हो जाएंगे। यानी रेजिडेंट इंडियन आफ्टर डेथ ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर माने पहला वाला, सर्वाइवर माने जो बच गया। ठीक है, सपोज कीजिए कि एफ और एस दोनों की डेथ हो जाती है, तो अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा? नॉमिनी। नॉमिनी। उसके बाद किसका नाम आता है? नॉमिनी का। सर एक क्वेश्चन है, नॉमिनी क्लोज कर सकता है सर अकाउंट, जैसे एक मिनट, ऑपरेट नहीं कर सकता। फॉर्मर हाँ मैं है, क्वेश्चन नहीं सुन सर्वाइवर है, लिया। हाँ बोलो। हाँ दोनों में से अगर एक जन आके उसका नॉमिनी चेंज करना चाहे तो कर पाएगा या नहीं? नहीं या नहीं either कर पाएगा। सर्वाइवर में देखो First कुछ account ऑपरेशन ऐसे पावर होते तो हैं, उसको दे रखे हैं, नहीं नहीं, उसको ऑपरेशन की पावर दे रखी है। सिर्फ ट्रांजेक्शन का पावर है ना उसको? हाँ, ट्रांजेक्शन पावर है। आपको ये बताएं कि एफडी वाले में प्री क्लोज करने में भी क्या कंडीशन लगाते हैं आप? ईएस में सर ज्वाइंट। जॉइंट है, ठीक है। और लोन लेने में, एफडी के अगेंस्ट लोन लेना है होगा सर। तो भी जॉइंट दोनों है। आएंगे। अकाउंट रहेगी। हाँ, ट्रांजेक्शन करने में जॉइंट नहीं है, ठीक है। ट्रांजेक्शन करने में जॉइंट नहीं है, कोई भी ऑपरेट करे और उसमें, ठीक है। अब एक बात सुनिए कि हमने बोला एफ और एस की डेथ हो गई, नॉमिनी, और अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर किसके पास जाएगा फंड? लीगल एड्स। लीगल दोनों के लीगल आए। हाँ, वो किसमें? एफ और एस में, ठीक है। ठीक, तो लीगल हायर्स जो भी उससे अकाउंट से कनेक्टेड हैं, जिनके नेम उस अकाउंट में थे, उन सबको आना पड़ेगा और वो उस तरह से उसका क्लेम पूरा बनेगा, जो सिस्टम प्रोसीजर होता है उस तरह से होगा, ठीक है। तो एफ और एस को क्यों अलाउड कर दिया? समझ में आ गया लॉजिक? कि रेजिडेंट इंडियन वाले केस में एफ और एस खाते में ज्वाइंट हो सकते हैं, और अदरवाइज इन तीनों अकाउंटों के लिए एक ही आंसर है कि प्योरली अगर ज्वाइंट होगा तो किसके साथ होगा? एनआरआई के साथ। और अगर एफ और एस कंडीशन में होगा तो फिर रेजिडेंट इंडियन उसमें ज्वाइंट हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी डेथ के बाद उसका फंड का डिस्पोजल करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब नीचे आते हैं 3 अकाउंट ये वाले, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, जो अकाउंट रेजिडेंट इंडियन खोल सकता है उस अकाउंट में कोई भी नॉमिनी हो सकता है, चाहे वो रेजिडेंट इंडियन हो, चाहे वो जॉइंट, कोई भी हो सकता है। यानी डोमेस्टिक अकाउंट में एनआरआई तो जुड़ सकता है, बट जो एनआरआई के अकाउंट है उसमें जॉइंट जुड़ने के लिए या तो वो एनआरआई हो
और अगर वो रेजिडेंट इंडियन है तो उसे एफ और एस स्टाइल में ही खोल पाएंगे आप। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। चलो, अब बात आती है रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है जो बाहर से पैसा आया है उसकी क्या होना, वापसी। ठीक है, तो इसमें एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जितने भी अकाउंट हैं इसमें डिपॉजिट एक्सेप्टेंस कहां से होगा, इसमें डिपॉजिट कहां से आएगा? हेलो सर। बोलो। सर ये जो आपने नीचे वाली दो कैटेगरी बताई RFC और RFC-D, उसमें आई के साथ ये NRI जो लिखा वो भी और F और S में ही नहीं 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 नहीं, वो प्योर में आ जाएगा। हमने अभी इसको क्लैरिफाई करने के लिए कंडीशन लगाई थी कि जो रेजिडेंट इंडियन के अकाउंट हैं उसमें कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है, किसी भी तरह से हो सकता है। बट जो ऊपर की 3 कैटेगरी हैं उसमें अगर रेजिडेंट इंडियन आना चाहता है तो उसको F और S कैटेगरी में ही वो आ सकता है। ओके, नीचे वाली में कोई कंपल्सन नहीं है? कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, चलो अब बात आती है वापसी की। तो इसको वापसी को करने से पहले एक लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा है डिपॉजिट वाला। डिपॉजिट फ्रॉम या डिपॉजिट सोर्सेस। डिपॉजिट के क्या, कहां से पैसा आएगा, पैसा कहां से आएगा, तो इसके बारे में बहुत क्लियर हो जाइए। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। NRO अकाउंट में कहां से पैसा आता है? बाहर से पैसा आएगा सर। रुपीज इंडिया, इंडियन रुपीज में है। इंडियन रुपीज में। एनी का मतलब यहाँ से कभी पैसा जमा होगा, समझिए सर। चाहे इंडिया से जमा करो या बाहर से भेज दो, बट NRI वाले में पैसा हमेशा कहां से आएगा? अब्रॉड से। या और सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा मैंने? FCNR। इसका मतलब यह है कि कोई FCNR का पैसा है वो भी NRE अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि FCNR का पैसा कहां से आ सकता है? अब्रॉड से या NRE अकाउंट से। ये बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। सर इसमें जो पैसा आएगा वो तो नॉन इंडियन करेंसी में होगा ना, या फिर अदर करेंसी में आएगा ना? हाँ, यही मैं क्वेश्चन चाह रहा था आप लोगों से कि अगर वो रुपीस वाला पैसा कहां से NRE अकाउंट से लाना चाहता है तो वो कन्वर्ट होके फॉरेन में कन्वर्ट होके उसका FD बन जाएगा। ठीक है, बाहर से पैसा आने का मतलब ये नहीं कि डॉलर ही आए, वो हो सकता है कि रुपीज में आ जाए और फिर से बैंक क्या करे, कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करके डॉलर। जैसे FCNR में बेसिकली होता क्या है, जैसे FD बनाने गए तो हम लोग बनाते हैं 50,000 की FD, वहां बनेगी $5,000 की FD। मीन्स जो प्रिंटिंग होगी उसमें $5,000 वर्ड आएगा और जो उसकी मैच्योरिटी होगी वो डॉलर में ही बनेगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप FCNR की मैच्योरिटी ले रहे हैं और आप NRE अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं तो बैंक उस पैसे को कन्वर्ट करेगा और आपके NRE अकाउंट में डाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अकाउंट आपस में एक्सचेंजेबल हैं, यानी ऐसे और ऐसे, यानी NRE से FCNR बन सकता है, FCNR से NRE अकाउंट में डाल सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हम लोग छोड़ गए कि करेंसी वाला जो हमने शुरू में बताया था। तो ये जो अकाउंट है, जिस भी अकाउंट में FC लिखा हुआ है, जिस भी अकाउंट में FC लिखा हुआ है, तो कहां लिखा हुआ है? एक तो यहां लिखा हुआ है, एक यहां लिखा हुआ है और एक यहां लिखा हुआ है। इन अकाउंटों का बैलेंस किसमें हो सकता है? फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में हो सकता है। और जिसमें FC नहीं लिखा हुआ है उसमें जब पासबुक प्रिंटिंग आएगी या FD प्रिंटिंग आएगी तो उसमें क्या लिखा होगा प्रिंटिंग में? ये रुपीज। तो ये भी क्लियर हो गया कि दो अकाउंट तो हमारे रुपीज में खुलते हैं, बैलेंस होता है,
और बाकी नीचे के 3 अकाउंटों में जो बैलेंस दिखाई देता है वो फॉरेन करेंसी में दिखाई देता है। सर, हाँ सर अभी जैसे एक न्यूज आई थी कि इंडिया रशिया से रुपीज में बिजनेस मतलब वो स्टार्ट किया है सर, रुपीज में जो भी डॉलर को हटा के रुपीज में उन्होंने किया है। तो ऐसे कंडीशन में जो डिपॉजिट, जैसे रशिया में डिपॉजिट जो सोर्स है वो किस में रहेगा? रशिया में जो रहेंगे, हाँ हाँ, ये जो है रेमिटेंस के लिए कंडीशन है, उसके ट्रेड के लिए कंडीशन आई है। यानी रशिया हमको क्या देता है, वो ऑयल देता है, ठीक है, ऑयल के अलावा जो आर्म्स एम्यूनिशन देता है, ठीक है। तो रशिया जो है हमसे रुपया लेने को तैयार है, पहले वो डॉलर लेता था सर, रुपया लेने को तैयार है। ये सिर्फ ट्रेड के लिए है, बाकी रेमिटेंस के लिए नहीं है ना। रेमिटेंस तो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है ना सर, रेमिटेंस तो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास डॉलर आए या रुपया आए, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। लेकिन ट्रेड के लिए बात हुई है, जो रुपया एक्सेप्ट करेगा ना, वो ट्रेड की बात हुई है। और रशिया बेसिकली यूएसए की जो करेंसी है, यूएसए ने बहुत सारी सैंक्शन लगा रखी हैं, तो वो डॉलर लेके क्या करेगा, या उस डॉलर का अगर रशिया से यूएसए से कुछ सामान चाहिए तो यूएसए ने मना कर दिया, तो डॉलर को ना लेकर के रुपया लेने को तैयार हो गया है, ठीक है। और हम लोग जब उसका पेमेंट करते हैं तो रुपए में पेमेंट करते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरा कि इंडिया को क्या फायदा है, इंडिया को डॉलर एक्सचेंज नहीं कराना पड़ेगा, और एक्सचेंज कराने में खर्च लगता है, और डॉलर की शॉर्टेज भी नहीं होगी इंडिया में, क्योंकि अब इंडिया जो है रशिया को रुपए में पेमेंट कर रहा है। उतने इक्विवेलेंट रुपए के इक्विवेलेंट डॉलर अब कन्वर्ट नहीं कराने पड़ेंगे, ना ही इंडिया के जो फॉरेक्स का रिजर्व है वहां से डॉलर में कोई कमी आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस सर। सर एनआरई अकाउंट है, जो मेरे क्लासमेट सब शिप में इंजीनियर हैं, तो वहां से तो डॉलर कमाते हैं, तो वो पैसा जब यहाँ लाते हैं तो उनका अकाउंट में रुपीज में जमा होगा या डॉलर में जमा होगा? क्वेश्चन ये है कि वो कौन से अकाउंट में पैसा मंगाते हैं? रुपीज नहीं, जैसे जहाज में गए 3 महीने नौकरी करके पैसा सीधा डॉलर उनको बांध के दे दिया जाता है, वो इंडिया में लेके आए डॉलर, तो उनका पैसा कहाँ जमा होगा, कैसे जमा होगा? चेंज कर लेते ना। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों को नहीं पता। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो सबसे पहले आपको उस बंदे से ये पूछना है कि ऊपर के टॉप 3 अकाउंट में वो कौन से अकाउंट में पैसा रखना चाहता है। पहला क्वेश्चन आप बताइए। सीएनआर में रखेगा तब तो ऐसे वैसे डॉलर जमा हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। अगर वो चाहता है कि मेरा एफसीएनआर बना दो, बैंक में आके कहता है, तो बैंक को उसको करेंसी को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, उससे करेंसी जमा कराएगा और उसको एफडी पकड़ा देगा $4,500 ऐसे। लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरे को डेली ट्रांजेक्शन इंडिया में करना है, तो वो कौन से अकाउंट में जमा कराएगा? एनआरई अकाउंट में, और उस फंड को वो बैंक क्या करेगा? कन्वर्जन करेगा, वो कन्वर्ट करेगा और वो पैसा रुपये में जमा हो जाएगा। ठीक है, मिल गया आंसर इसका? एक्सक्यूज मी सर, विड्रॉ भी इंडियन रुपीस में करेगा? फिर वही आंसर है कि वो कौन से अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है, कहां से निकालना चाहता है पैसा, ये बताओ। चलो, एनआरई अकाउंट सर। तो एनआरई अकाउंट में रुपया रहता है, रुपया ही मिलेगा उसको। विड्रॉ जो ही ना है, विड्रॉ जो है वो इंडियन रुपीस में ही करेगा। हाँ, लेकिन अगर एफसीएनआर में करेगा तो फॉरेन करेंसी, तो डॉलर में ही निकलेगा पैसा। अब वो डॉलर का पैसा क्या करना चाहता है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, हाँ सर ये जो एफसीएनआर है ये फॉरेन करेंसी में होती है, ठीक है? तो जब मतलब उसको रीपैट्रिएट करना है तो उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट रहती है कि इतने अमाउंट के ऊपर अगर वो लेके जाएगा तो एनआरई अकाउंट के थ्रू रूट आउट करेगा, कि नहीं कोई कंडीशन नहीं है? देखो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।
एनआरई में, एनआरओ में, एफसीएनआर में कितना भी पैसा ले आए, इंडिया खुश है, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। ठीक है, अब बात आई कि कितना पैसा वो रख सकता है अपने पास। तो इसके लिए रूल है कि कोई भी इंडियन $2000 से ज्यादा अपने घर में नहीं रख सकता। नहीं, अगर $2000 से, करेंसी की बात कर रहे हैं, वो अपने एफडी में तो रख सकता है खूब पैसा, बैंक में रख सकता है, लेकिन अपने पर्स में, अपने घर में, तिजोरी में $2000 से ज्यादा पैसा उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा पैसा है और वो बाहर से लाया है तो उसे 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो पैसा क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, वो जो बाहर की विदेश यात्रा से आते हैं ना, पैसे लेके ज्यादा ले आए, रात को एयरपोर्ट में बैंक बंद था तो घर ले आ सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने के अंदर उसे क्या करने पड़ेंगे? डिपॉजिट बैंक में कहीं ना कहीं डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो जो बैंक का जो बिजनेस है, जो बैंक की ब्रांचें खुली हुई हैं, वो क्या करती हैं? वो यही काम तो करती हैं, फॉरेक्स ब्रांचें। फॉरेक्स ब्रांचेस, फॉरेन एक्सचेंज में जो ब्रांचेज हैं उनका काम ही ये होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? सर फॉरेन करेंसी, पूछना फॉरेन है, करेंसी कोई में जो पैसा फॉरेनर आता है, इंडिया में आता है और वो जॉब करता है यहाँ पे, जैसे हाँ। रेलवे के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ हाँ पे, हाँ, आते हैं हाँ। तो उन लोगों के लिए कौन सा अकाउंट हम लोग प्रेफर करेंगे? एनआरओ अकाउंट। क्यों? क्योंकि एनआरओ एक टेम्परेरी नेचर का भी अकाउंट होता है। तो मैं यहाँ पे, आपका क्वेश्चन आ गया तो इससे हमारी एक चीज क्लैरिटी और बढ़ गई। ये जो अकाउंट है एनआरओ वाला, एनआरओ वाला अकाउंट एनआरआई के साथ कोई, कौन, फॉरनर भी खोल सकता है। जरा 1 मिनट रुकिएगा जरा आप लोग। हेलो, हाँ, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे, 2 लोग पूछ रहे थे। पूछिए, एक का क्वेश्चन पीछे बीच में रह गया था, कोई गर्ल्स ने कुछ बोल दिया था। हाँ बोलो। जी सर, मैं कह रहा हूँ फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू जो पैसा आता है, तो उस पर टैक्स लगता है कुछ अपना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्या है? एक होता है BTAA, सुना कभी आप लोगों ने? जब एग्जाम की तैयारी करते थे तो याद करते हो, देखा था सर कहीं पर ये। डबल टैक्स एग्रीमेंट टाइप है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखो, सपोज करिए कोई जापान में जॉब कर रहा है और उसको 2 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है वहां पे। ठीक है, इंडियन रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर उसका गवर्नमेंट ने, सपोज कीजिए, 35,000 टैक्स काट लिया। कौन सी गवर्नमेंट ने? जापान गवर्नमेंट, जापान वालों ने। अब वो 165 को इंडिया में देना चाहता है। उसने इंडिया भेजा और अपने कौन से अकाउंट में जमा करा दिया? एनआरई में। अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको 30% का क्या काट लिया?
टैक्स। तो ऑलमोस्ट 50,000 उसका जो है फिर कट गया। ठीक है, तो अब कितना बचा उसके हाथ में? 1,15,000। तो वो कहेगा खाली घर वालों से दूर बैठा हूं, दिन रात एक कर रखा है, इससे बढ़िया तो मैं 1 लाख की नौकरी इंडिया में ही कर लूं। ठीक है, तो इसी को अवॉइड करने के लिए तो गवर्नमेंट ने वो कई कंट्री से क्या करा हुआ है, डीटीए का एग्रीमेंट किया हुआ कई कंट्रीज से। हाँ, सबसे नहीं किया हुआ, बहुत सारी कंट्री से किया हुआ कि हमारे लोग वहां जाएं और वहां से जाके हमको क्या भेजें, फॉरेन करेंसी भेजें, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। बट जब वो इंडिया में आएगा तो हम उससे ये वाला टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो इनकम पे दे के आ चुका है। तो उसका जो है कोई भी टैक्स डिपॉजिट पर नहीं कटता, बट अगर उसने 1,65,000 का इंडिया में क्या कर दिया, एफडी कर दिया, और 2 ईयर में उसको कुछ क्या अर्निंग हुआ, इंटरेस्ट, इस पर जरूर टैक्स लगेगा उसके, क्योंकि ये इनकम उसकी इंडिया की इंटरेस्ट इनकम है। जैसे आप लोगों पे टैक्स लगता है, ऐसे उस पे भी लगेगा। अगर उसने इस पैसे का यूज उसको खर्च कर लिया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स का मतलब है लगता है टैक्स। अगर वो मान लिया इतने रुपए का एक टीवी लिया है तो कोई टैक्स लगेगा उस पर? जीएसटी लगता है, जीएसटी लग जाएगा, 28% चला गया। ठीक है, तो ये वाला टैक्स जरूर लगेगा। सेल्स टैक्स, जीएसटी, एक्साइज टैक्स जो भी लगते हैं वो टैक्स जरूर लगेंगे। ठीक है, बट इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। ऐसा है अभी जैसे ना कैनरा अकाउंट में ना डब्ल्यू टैक्स करके टैक्स कटता है कुछ, W.टैक्स। कौन सा एनआरओ अकाउंट में सर, मतलब जैसे अभी बैंक में मैं देखता हूँ, चेक करता रहता हूँ, तो W टैक्स लगता है, W.TX करके ना 33% कुछ काटते हैं। 3%? 33%। 33%? वो तो पेन नंबर नहीं दिया होगा उसने। अच्छा, उसका है सर ये वैसे अगर हाँ, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर उसने पेन नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसका जो टैक्स है एनआरओ अकाउंट में वो 30% है, प्लस सरचार्ज होता होगा, तो 30.3 ऐसा कुछ कटता होगा शायद। और सर जो एनआरओ तो उसका पैन कार्ड भी होगा एप्लीकेबल, है ऐसी प्रोविजन? हाँ, अब देखो इनका इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिएगा। एनआरओ है कौन, पहले बताओ। अपना ही रेजिडेंट इंडियन है जो बाहर रहता है कमाने के पर्पज से। ऐसा कह सकते हैं वो कौन है, हमारा इंडियन है। तो किसी भी इंडियन का क्या बनना जरूरी है, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड, अगर वो एनआरओ पैन कार्ड नहीं बनाता है तो वो टैक्स कितना हो जाएगा, 33%। और अगर बनाता है तो कितना होगा, 10%? नहीं, 20% है। और अगर वो रेजिडेंट है तो कितना लगता है TDS? 10%। सर इनकम पे डिपेंड करेगा ना कितनी इनकम है। नहीं, TDS से इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। TDS क्या है, एडवांस टैक्स है। TDS क्या है, एडवांस टैक्स है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप स्लैब में नहीं आते, तो आपको वो टैक्स क्या हो जाता है, रिफंड होता है, वापस रिफंड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, रिफंड हो जाता है। ठीक है, और अगर आप स्लैब में आते हैं तो क्या हो जाता है, उतने परसेंट के स्लैब में आएंगे, एडजस्ट हो जाता है। मींस अगर मान लिया आपका 20,000 टैक्स बना और बैंक ने 12,000 डिडक्ट कर रखा है, तो आपका ही माइनस होके आपको कितना पेमेंट करने का पड़ेगा, 8,000 और देना पड़ेगा, 8 का और देना पड़ेगा। सर ठीक है, हाँ रिगार्डिंग TDS सर इसमें एक फॉर्म होता है, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो TDS नहीं डिडक्ट होता है सर? नहीं, वो एनआरओ के लिए नहीं है, 15H। वो जो है रेजिडेंट वालों के लिए है, 15G और 15H। हाँ, वो आपका ये डिक्लेयर करता है कि जो मेरी इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से कितनी है,
कम है। जैसे इंडिया में 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है, तो इसलिए है ऐसा। एक पूछा था कि फॉरेनर अकाउंट ओपन करता है तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन करेगा और उसमें फंड सपोज उसे फॉरेन भेजना है तो उसका कोई प्रोसीजर होता है, कितने लिमिट तक वो भेजेगा फॉरेन पैसा? नहीं, फॉरेनर वाले के लिए नहीं है, वो पूरा सैलरी भेज सकता है। हाँ, फॉरेनर के लिए नहीं है कंडीशन, क्योंकि वो अपनी इनकम को अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए ही कमाने आया है वो। लेकिन रेजिडेंट इंडियन के लिए अभी जो ये रिपेटिशन वर्ड था वो यहां पर मैं आंसर कर देता हूं, $1 मिलियन 1 ईयर में। एक ईयर में एनआरओ अकाउंट का जो बैलेंस है बाहर कितना जा सकता है? $10 लाख। हाँ, अब 1 मिलियन को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? 10 लाख डॉलर। 1 मिलियन को क्या बोलते हैं हम लोग? 10 लाख। 10 लाख डॉलर तक वो एक साल में एनआरओ का पैसा बाहर भेज सकता है, बट और अकाउंट में, इस वाले में अकाउंट में क्या है? फुल्ली। इस वाले अकाउंट में क्या है? इसको बोलते हैं रिपेट्रिएबल। पैसा जो बाहर से आया है उसको बाहर जाने की परमिशन होना। ठीक है, ठीक हो गया? यस सर। तो इन तीनों अकाउंटों में जो पैसा बाहर भेजने की कंडीशन क्या है? एनआरओ अकाउंट में $10 लाख या हम इसे 1 मिलियन डॉलर तक भेज सकता है। एनआरई एफसीएनआर में जितना भी पैसा बाहर से आया है पूरा पैसा वो कहां भेज सकता है? बाहर भेज सकता है। क्यों ऐसा किया गया पता है? इसलिए किया गया है, अगर आपने इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो वो बाहर से पैसा नहीं भेजेगा। वो कहेगा भाई एक बार चला गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। वो यूज तो कर सकता है इंडिया में, लेकिन बाहर नहीं भेज पाएगा वापस। सर जो प्रॉपर्टी वाला जैसे पैसा एक ट्यूशन वैसा भी आता है ना, जो भेज के उसको नहीं भेज सकता, वो रिस्ट्रिक्शन है उसमें। सर एक और क्वेश्चन था। एक मिनट, जब एक कोई क्वेश्चन पूछता है तो अदर लोग साइलेंट हो जाए। हाँ, तो इसमें जो एक ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी अगर उसने खरीदी उस पैसे की तो वो कितना पैसा बाहर ले आ सकता है? तो उसमें बोला जाता है कि जितना पैसे की उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो पैसा बाहर ले आ सकता है, उससे ज्यादा जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो बाहर नहीं। इसका मतलब सिंपल सा है, बाहर से जो पैसा आया है उसको वापस ले आ सकता है, जो उसने इंडिया में अर्न किया है उसको नहीं ले आ सकता वापस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ये सीआईबी से रेलिवेंट है। जब सीआईबी में हम लोग इसकी थ्योरी वाले पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट है कि कितना पैसा किस किस पर्पज के लिए एनआरई अकाउंट वाला यूज कर सकता है। इसमें केस स्टडी जो आती है उसमें सब कुछ मिल के आता है, बट जेआईबी वालों के लिए ये बेसिक्स जो हमारी चल रही हैं उतने पे ही कवर होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन और पूछे तो पूछिए। हाँ जी सर जैसे एनआरई अकाउंट है तो उसमें सर पैन कार्ड नहीं लगा होता, तो उसमें मान लीजिए पैसा आ गया और उसकी एफसीएनआर एफडी करवा ली। अभी सर मतलब बात हो रही थी कि जो इंटरेस्ट लगेगा इंडिया में तो उसमें टैक्स लगेगा। तो सर जब एनआरई से एफसीएनआर एफडी बनी है उसमें सर टैक्स लगेगा। और अभी सर इंटरनेट में कर रहा था। हाँ जी, इंटरेस्ट इनकम पे लगेगा टैक्स। सर वो पैन कार्ड के विदाउट 33% लगेगा कि 20% ऐसा रहेगा? उसमें जो है टीडीएस काटता है बैंक। ओके, तो वो 33 पे चला जाएगा अगर उसने पेन नहीं बनाया। अगर पेन नहीं बनाया है तो 33 पे चला जाएगा फिर। हाँ जी, एनआरई का तो पैन कार्ड मिलेगा नहीं सर, है ना? नहीं, बनाते हैं लोग, अगर उनकी इनकम होती है इतनी ना तो बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। बनेगा क्यों नहीं, है तो इंडियन ना। सर ऐसे 3-4 केस आए थे, मतलब वो बाहर के लोग थे भी, 6 साल 2 साल 5 साल से बाहर है, पर बोलते हैं एनआरई अकाउंट खुलवाना है, तो उनका पैन कार्ड था नहीं। हाँ, तो अब मतलब बता रहे हो। हाँ जी, अकाउंट खोलने में क्या दिक्कत है आपको? तो मतलब सर वो एफडी करवाएंगे तो फिर उनमें बाद में ना सर इशू बढ़ जाता है, भी आपने बताया नहीं ऐसा कुछ। नहीं तो वो आप बताओ उनको पहले बताओ किसके जो टैक्स कटेगा करके। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। चलो सर आप कौन सी ब्रांच में है वहाँ पे? सर सर मुझे पूछ रहे हैं सर? हाँ सर वो है मतलब सेमी अर्बन एरिया ही है, मतलब वहाँ पे ज्यादा फॉरेनर्स ही है, मतलब एनआरआई टाइप एनआरओ पर्सन ही रहते हैं वहाँ पे। ये जिससे कनाडा वगैरह जाते हैं वो लोग ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। ठीक है, हाँ, तो आप ये थ्योरी आज पढ़ रहे हैं ना, तो इसको उन बातों से रिलेट करिए, आपका ज्ञान अच्छा हो जाएगा काफी। जी सर। ठीक है। हाँ सर ये अकाउंट सभी बैंक्स ओपन कर सकते हैं?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। क्या ये सभी बैंक खोल सकते हैं? तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं आपको कि जो भी बैंक होती है ना, आरबीआई उनको लाइसेंस देता है, और लाइसेंस कुछ काम करने के लिए देता है। अगर वो फॉरेन का काम कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसको बोलते हैं AD1 कैटेगरी, AD2 कैटेगरी और AD3 कैटेगरी। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ये भी आपकी थ्योरी का क्वेश्चन है। AD1 कैटेगरी है ऑल टाइप के काम कर सकती है, इंक्लूडिंग नॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट। जो AD2 कैटेगरी होती है वो बिजनेस के सारे काम इंक्लूडिंग LC। ठीक है, और जो AD3 ब्रांच होती है उसका काम केवल, AD3 जो कैटेगरी होती है उसका काम केवल बाई करना होता है। बाई क्या करना? फॉरेन करेंसी, यानी वो एक्सचेंज कर सकती है लेकिन सिर्फ बाई करेगी, सेल नहीं करेगी। तो जो NRE अकाउंट की बात करें तो जो AD2 कैटेगरी की ब्रांचेज होती हैं, वहां पर जिस ब्रांच को ये लाइसेंस है, अधिकतर बैंकों ने तो अपनी NRI ब्रांच करके खोल रखी है, लेकिन जो मेन ब्रांचेज होती है ना अक्सर बैंकों की सिटी में या बड़ी बड़ी ब्रांचें होती हैं, उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है सर, पैसा जो बाहर भेजते हैं हम लोग नॉर्मली किसी सेविंग अकाउंट से बाहर पैसा पेमेंट करते हैं, तो क्या इनकम टैक्स से कोई प्रोविजन होता है अपने पास कि मतलब उस पर टैक्स में रिबेट मिले अपने को? भेजने में कोई प्रोविजन नहीं है। इनकम टैक्स का काम केवल इनकम लगना और उस पर टैक्स लगना है या नहीं लगना ये डिसाइड करता है। बाहर भेजना ना भेजना ये फेमा के अकॉर्डिंग RBI रूल बनाता है इसके। नहीं, अगर एजुकेशन पर्पज से बच्चे का दिखाते हैं कि एक्सपेंसेस हैं, उसमें शो कर सकते हैं क्या उसको? चलो देखो, ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जो JIB वाले हैं, ये बता सकते हैं कि जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS बोलते हैं इसको, इसमें सिर्फ यही बातें क्लियर की गई हैं कि कोई भी बंदा कितना पैसा तक बाहर भेज सकता है या नहीं भेज सकता, उसकी लिमिट क्या है बेसिकली। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपका आंसर? जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? देखो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने से क्लैरिटी आती है, और जो आप लोग रटा रटाया काम करते हैं उससे थोड़ा सा आप ऊपर आते हैं और आपको एक्सप्लोरिंग करने में मदद मिलती है। जब आप फंस जाते हैं ना, तो यही सब डिस्कशन काम आता है वहां पर। ठीक है, और क्लास की बातें याद रहती हैं। सर, अगर NRI की जगह PIO हो तो कौन सा अकाउंट खोलेगा? बहुत बढ़िया। देखो, कई बार क्या होता है, देखो आपके क्वेश्चन से कुछ ऐसे लिंकेज क्लियर होते हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए थे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फॉरेन वाली बात आई थी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो फैसिलिटी NRI को अवेलेबल है वो सारी फैसिलिटी PIO को अवेलेबल है। समझ गए बात को? कि जहां पर भी हमने PIO वर्ड, NRI वर्ड यूज किया हुआ है, तो मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, ये जो दोनों हैं, ये दोनों सेम फैसिलिटी वाले अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ये PIO और NRI को सेम फैसिलिटी मिलती है, यानी ये इंडिया में आकर के NRI अकाउंट खोल सकते हैं। फॉरेनर अलग है, ये तो केवल कौन सा अकाउंट खोल पाता है? NRO। बट PIO और NRI अकाउंट वाले टर्म में सेम वो रखते हैं। जो फैसिलिटी एक NRI को मिलती है वही सारी फैसिलिटी एक PIO को मिलती है। कौन से? बैंकिंग फैसिलिटी अवेल करने में। सर, लेकिन PIO के केस में सर ID प्रूफ तो होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसके पास ID प्रूफ हो, तो कैसे खोलेंगे सर? नहीं, ID प्रूफ क्यों नहीं होगा? इंडियन तो के पास पासपोर्ट है। जरा एक इंडियन मिनट ID प्रूफ हो बैटरी बदल सकता रहा है। 1 मिनट रुकिए, जरा बैटरी बदल रहा है।
इंडियन ही है ना वो तो। इंडियन तो है, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि उसका पासपोर्ट बना हो। वो बाहर ही अगर पैदा हुआ है, उधर का ही सिटीजन बन गया, तो कैसे हो सकता है? तो इंडिया अगर आया अकाउंट खुलवाने के लिए पासपोर्ट तो होगा सर? नहीं नहीं, ये वो कोई ना कोई प्रूफ तो ऐसा देगा ना कि उसके फादर मतलब अपने आप को पीआईओ की कैटेगरी में रजिस्टर्ड कराएगा वो। मतलब जो इंडियन जो एम्बेसी है, जो अपना पासपोर्ट ऑफिस है या कहीं पर, उसे ये चीजें अपने आप को वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो दर्जा लेना। जैसे हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं ना जी, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अलग से बनाना पड़ता है ना। तो ऐसी तरह उसे पीआईओ का एक स्पेशल जो हमारा एनआरआई सेल होती है, वहाँ ऑफिस होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, उसको बोलते हैं एनआरआई सेल बोलते हैं, हाँ, अनिवासी भारतीय, वही, ठीक है। तो वो उसमें उनको ये फैसिलिटीज मिलती होंगी, ठीक है। चलो, हाँ, और कोई क्वेश्चन से ये सारी क्लैरिटी आ रही है, और जिसने ये क्लास ले रखी है वो जब पढ़ेगा ना, उसे सब कुछ समझ में आता जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उसको कहीं पर भी। पढ़ना ही रहेगा सिर्फ, है? पढ़ना ही रहेगा सर, समझ तो पहले गए। चलो, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में हम कितना पैसा किस पर्पज से भेज सकते हैं, ये नए सिलेबस में आ चुका है, ठीक है। पुराने में भी था, नए में ये टॉपिक को सीआईबी में अलग से कर दिया गया है, और जेआईबी में भी इसका दिया गया है। तो जब हम ये टॉपिक लेंगे तो दोनों लोगों को ये बात करेंगे, ठीक है। चलो, अब कुछ पॉइंट और लेते हैं, जल्दी से इसको रैप अप करेंगे। तो हमारा अब टैक्स की बात आई। तो टैक्स में हमने बोला कि रेमिटेंस में कोई टैक्स नहीं है, बट किसमें टैक्स है? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जो भी आप करेंगे, क्योंकि वो आपकी फॉरेन की इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इनकम में क्या होगा? टैक्स लगेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि यहां पर जो RFC-D और RFC है, देखो इसमें जो सोर्स है, सोर्स दोनों में अब्रॉड है। फॉरेन करेंसी में तो है ही अब्रॉड, दोनों में अब्रॉड सोर्स है, बट दोनों में अब्रॉड सोर्स है, बट जो RFC-D है वो नेवर गॉन टू फॉरेन। इसका मतलब क्या है? वो बंदा कभी भी विदेश नहीं गया, बट उसको वहां से पैसा आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो। भेजते हैं सर कनाडा उसका कोई रिलेटिव रहता होगा वहां पे, किसी रिलेटिव ने भेज दिया, या आप घर बैठे बैठे यूएसए की कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो यूएसए पैसा न्यूज रिपोर्टर वगैरह को पैसा आता है सर, जो बीबीसी के लिए रिपोर्ट रिसर्च जो करते हैं उनको आता है। या आप इंडिया में हैं बट किसी फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तब पैसा आ रहा है। आप रिटायर हो गए, आपको पेंशन आ रही है, तो आप उन सारे पैसे को कैसे मंगा सकते हो? फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में। और इवन जो यूट्यूबर को पैसा आता है वो भी कहां से आता है? से आता है, तो फॉरेन करेंसी में आता है। लेकिन वो जब इंडिया में डोमेस्टिक अकाउंट में पैसा मंगाते हैं तो वो कन्वर्ट होकर रुपीज में आ जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है मेरा छोटा सा, क्या NRI इंडिया के नॉर्मल सेविंग बैंक में पैसा मंगा सकता है? हाँ सर, मंगा सकता है, ठीक है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारा SB अकाउंट होता है, उसमें जो डिपॉजिट है वो किसी भी सोर्सेस से आ सकता है, एनी सोर्सेस से, चाहे वो बाहर से आए, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे NRI भेजे, चाहे PIO भेजे, चाहे उसको कहीं से पेंशन आ रही हो। और उसका उदाहरण मैं देता हूं, अधिकतर जो सऊदी या कनाडा में लेबर कैटेगरी में जो लोग जाते हैं, वो जब वहां से पैसा भेजते हैं तो वो डायरेक्टली कैसा कन्वर्ट करा के भेजते हैं? इंडियन रुपीज में आता है, रुपीज में। उन्हें कोई झंझट नहीं है, अपना चालू खाता होता है उसका नंबर दे देते हैं और सीधे उसमें पैसे आता है, और
क्योंकि वो घर वाले उस पैसे का इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही पैसा आता है तो घर वाले उसे खर्च कर देते हैं। तो उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि मैं एनआरओ में डालूं, एनआरई में डालूं। ठीक है। और हमने बात की थी एनआरई का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैं रेड कलर से कर रहा हूं। एक तो ये वाला बेनिफिट, कौन सा, फुल्ली पूरा पैसा ले आ सकते हैं। दूसरा, टैक्स नहीं है उसमें कोई। ठीक है। तो ये जो बेनिफिट है ये उस आम आदमी के किसी बेनिफिट के लिए नहीं है जिसको पैसा भेजना है। मान लिया 20,000 रुपए आए, घर वालों ने निकाले और खर्च कर दिए, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता एफसीएनआर क्या है, एनआरई क्या है, एनआरओ। इसलिए वो लोग एनआरओ अकाउंट नहीं खोलते हैं। और एनआरओ अकाउंट की एक खास बात और है, जो एनआरओ अकाउंट है वो बेसिकली नॉर्मल एसबी अकाउंट होता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा अपना स्टेटस, अभी वो क्या है, रेजिडेंट इंडियन है, जैसे ही वो अपना स्टेटस क्या कर लेगा, एनआरआई, उसका यही अकाउंट सेविंग बैंक वाला बैंक, वही सेविंग बैंक रहेगा, क्या बन जाएगा, एनआरओ का सेविंग बैंक बन जाएगा। मतलब उसे नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, अकाउंट उसका वही रहेगा, बट उसे अपना स्टेटस देते ही वो इसमें बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पर एनआरओ की मतलब वाइड डेफिनेशन क्या रहेगी, जैसे डिफरेंस मान लीजिए वाइड लेवल पे एनआरई एनआरओ। ये जो मैंने अभी ये वाला पॉइंट उठाया था, ये इसीलिए उठाया था कि उसको कुछ भी कैटेगराइज होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को उसे क्या प्रूफ करने का पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और वो बैंक में आएगा, कहेगा साहब मैं एनआरआई हो गया, तो बैंक वाला उसका जो रेजिडेंट स्टेटस का फ्लैग है वो क्या कर देगा, आरआई से हटा के कौन सा ले लेगा, वो फ्लैग ये वाला ले लेगा। तो ऑटोमेटिक जो उसका सिंपल अकाउंट था वो एनआरओ सेविंग बैंक बन जाएगा। और जैसे ही वो वापस आएगा, कहेगा अब मैं रेजिडेंट हो गया, तो उसका वापस फ्लैग आरआई हो जाएगा, तो उसका जो सेविंग बैंक है वापस नॉर्मल सेविंग बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। हमेशा चेंज करवा सकता है सर जब भी आएगा। हाँ, वो नहीं, वो देखो वही बात है, उसकी लिटरेसी के ऊपर बात है, उसकी लिटरेसी कितनी है, उसको उसका फायदा लेना है नहीं लेना है। लेकिन अगर वो आपको बदलवाने आता है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट कुछ नहीं बदलता, सब कुछ वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, केवल क्या बदलेगा उनका स्टेटस बदलेगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा। चलो अच्छा, एक दो पॉइंट और रह गए, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। आप लोग भी थक गए होंगे क्लास में ना। नहीं सर, नहीं थकेंगे नहीं सर, अभी तो 5 पेपर है तो पढ़े ना, अभी 2 घंटा पढ़े। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझको यार, है ना जी। इसमें जो जनरल क्वेरी है एक बैंकर की वो रिजॉल्व हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सपोज कीजिए कोई आदमी आया और आपके काउंटर पे $5,000 लेके खड़ा हो गया और कहा मेरे को नॉर्मल सेविंग बैंक में जमा करने। नहीं करेंगे। बोलो। नॉर्मल नहीं जमा हो पाएगा सर। नहीं होंगे ना सर, डिपॉजिट होना चाहिए सर। कन्वर्ट करके करते हैं ना, एक्सचेंज करके। तो वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। अगर उसके पास $5,000 हैं, $10,000 हैं, $2 लाख हैं, वो आपके पास आता है तो आप उसे कन्वर्ट करोगे और उसके खाते में जमा कर दोगे। किसी भी ब्रांच में जमा हो सकता है सर। नहीं, वो तो फॉरेक्स ब्रांच में होगा सर। फॉरेक्स वाला में होगा ना, जहाँ पे इसका भी आंसर बताता हूँ, सुनो इसका भी आंसर सुन लीजिए, सुनिए इसका आंसर सुनिए। एक तो सही बात बोला, जो फॉरेक्स ब्रांच है उसमें तो हो ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो। लेकिन सर इसका लिमिट है ना, मतलब इतना तक ही कर सकते हैं, ये भी है कुछ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसमें आप उससे फर्दर डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डिक्लेरेशन मांगेंगे, ये पैसा कहाँ से आया, तो कहेगा जी मेरे चाचा जी आए थे कल, वो मुझे $5,000 दे गए। डिक्लेरेशन,
या वो कहेगा कि मैंने एक वहां पे जॉब करी थी और ये जो $5,000 बोल रहा हूं ये आइदर इन वे ऑफ करेंसी और चेक और गिफ्ट चेक, ट्रेवलर चेक, कुछ भी हो सकता है। अब वो आपके बैंकिंग में सिस्टम है कि आप उस फंड को कैसे कन्वर्ट कराते हैं, उसके बाद क्या रूल है वो देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये था कि फॉरेक्स ब्रांचेज में तो होगा ही होगा, बट नॉर्मल ब्रांचेज में भी होता है। वो क्या करते हैं, उसको एक कलेक्शन की तरह यूज करते हैं। कैसे करते हैं? कलेक्शन। वो क्या करेंगे, उसकी वो बनाएंगे पूरी पर्ची और कौन सी ब्रांच में भेज देंगे, अपनी फॉरेक्स ब्रांच की पोस्ट पे, फॉरेक्स ब्रांच में भेज देंगे। वो उसका वो बताएंगे, टीआर एडवाइस जनरेट करेंगे और आपके खाते में डाल देंगे, आप उसके खाते में उठा के डाल दो। ठीक है। तो एनआरई अकाउंट या कोई भी अकाउंट रुपीज अकाउंट है तो उसमें डिपॉजिट करने के लिए बस कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन। और अगर मैं बात करूं बैंक का बिजनेस प्रॉफिट क्या है, बैंक का बिजनेस प्रॉफिट बहुत बड़ा इससे भी आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसका डॉलर लेना है, उसको रुपए में कन्वर्ट करना है और उसमें कुछ चार्जेज काट लेना। लेकिन तो ये सर जो चार्जेज है, नॉर्मल हम कैश जमा करते हैं वैसे नहीं कर सकते ना उसको जमा? नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। हाँ वो कन्वर्ट होगा फिर तो, फिर नॉर्मल ब्रांचेस में जमा नहीं होगा। नॉर्मल ब्रांचेस में होता है एज ए कलेक्शन। मतलब बताता हूं मैं आपको, आपके वहां क्या बनती है, कुछ टीआर बनती है, उसमें आप जैसे मान लिया आपके पास दूसरी बैंक का चेक आता है ना, जिसकी ब्रांच यहाँ पे नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, क्लियरिंग के लिए भेजते हैं, कलेक्शन के लिए भेजते हैं। ओबीसी तो जो कलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा, उसमें आप लिखेंगे 5,000 क्या लिखेंगे, डॉलर भर के भेज देंगे और वो चपरासी जाएगा उस ब्रांच में जाएगा, वहां वो कन्वर्ट वगैरह करेगा और वो वहां से टीआर बना देंगे। 5,000 का मान लिया उन्होंने आज 80 रुपये का रेट लगाया तो 4 लाख रुपए वो टीआर देंगे, आप उसके खाते में डाल देंगे। इसमें कितना % लगता है चार्जेस? देखो नॉर्मली जो है वो एक तो उसमें रेट का डिफरेंस होता है, ठीक है, और उसके अलावा आपका मार्जिन काटते हो और कलेक्शन चार्ज, डिस्पैच, वो जो भी एक चेक कलेक्शन के चार्जेस होते हैं उस वो प्लस एक मार्जिन काटते हैं। और बाकी जो बैंक जहां से आप कन्वर्ट करा रहे हैं वो कमीशन कमाता है। मान लिया बाजार में रेट है 82.13, आप उसको दे रहे हैं 81.68, तो ये भी तो आपकी इनकम है। ठीक है, डिफरेंस का जो आपका इनकम है, ठीक है, तो ये आपका इनकम का जरिया होता है। ये सर बैंक टू बैंक डिफर करेगा सर कमीशन? कर सकता है। हाँ, रेट और कमीशन बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है। तो जो पढ़े लिखे एनआरआई इंडिया में आते हैं ना, वो आपकी ब्रांच में आएंगे, आप जैसे ही आते हैं तो आप उन्हें कॉफी पिलाते हैं, ठीक है, और आपसे पूछेंगे सर 5 लाख रुपए कन्वर्ट कराने थे डॉलर, क्या रेट है आज? तो आपने बता दिया साहब 81.2 है, तो वो करवाते नहीं है। फिर दूसरे ब्रांच बैंक में जाते हैं, वहां पर कॉफी पीते हैं, आप समझ रहे हो ना ऐसे। तो देखते हैं अरे यार इसका सही है, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते। सर एक क्वेश्चन और था सर, कैश विड्रॉल लिमिट क्या रहती है, डिफरेंस क्या रहता है एनआरई में? कोई नहीं, जो कैश विड्रॉल की लिमिट जो इंडियंस ने बना रखी है, मतलब जो बैंक ने बना रखी है, क्या है, 2 लाख है, नहीं 20 लाख है, 2 लाख 20 लाख अलग अलग है ना जी सर। तो वो इनकम टैक्स जो भी रूल टीडीएस वाले हैं वही लागू होंगे उसमें। 20 लाख है सर, 20 लाख है, और 20 लाख से ऊपर अगर 3 साल की आईटीआर दे रहा है तो 5 करोड़ तक है, कितने तक है, 2 करोड़ 1 करोड़ तक है शायद। अगर वो आईटीआर दे रहा है तो लिमिट शायद ऊपर तक है। नॉर्मल सेविंग वाले रहेंगे, मतलब जो नॉर्मली आम आदमी जब पैसा विड्रॉल करने आता है तो उस पे जो आपने कैश विड्रॉल लिमिट लगा रखी है वो सेम रहती है उसमें। जी सर, और टैक्स लगता है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और जरा देख लीजिए, ये देखिए, ये आरएफसीडी वाली कहानी सुन लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है इसकी। आरएफसीडी अकाउंट कौन होते हैं? मैंने बताया था वो आदमी जो कभी बाहर गया ही नहीं, उसको पैसा उसके काम का, उसके पेरेंट की पेंशन का, उसको कोई प्राइज मिला है उसका होता है। लेकिन आरएफसी कौन होता है इसके बारे में सुनिए। आरएफसी जो है
जो मुगेम्बो खुश हुआ है ना अमरीश पुरी, वो होता है। ये वाला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपने DDLG मूवी देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है जी। DDLG मूवी। तो DDLG मूवी में शाहरुख खान इंग्लैंड जाते हैं और वहां अमरीश पुरी दुकान चलाते हैं, और वो उस कंडीशन में कौन सी कैटेगरी के होते हैं? BIO। कौन सी कैटेगरी में होते हैं? BIO। यानी उनके फादर यहाँ कभी रहते थे, बट उनको ऑप्शन है कि वो बाहर से क्या आ सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं, तो वो रिटर्न होते हैं और सारा कारोबार आ करके पंजाब में सेटल होते हैं। तो जो RFC है वो रिटर्निंग इंडियंस के लिए है। किनके लिए फैसिलिटी है? रिटर्निंग वाले के लिए, रिटर्निंग इंडियंस के लिए है। तो RFC और RFC-D में फर्क पता लग गया? यस सर। D का मतलब डोमेस्टिक, जो कभी बाहर गया ही नहीं, या उसने कभी भी जीवन में NRI का स्टेटस नहीं लिया। बाहर गया से मतलब घूमने तो जा सकता है, लेकिन वो NRI नहीं बना कभी भी। लेकिन RFC-D में क्या है, वो या तो NRI है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बल्कि मैं NRI नहीं लिखता, इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि जब तक वो NRI है तो वो तो कभी भी इंडिया आ सकता है। लेकिन वो बंदा जिसके फादर फोरफादर वहां सेटल हो गए थे, वो आज वहां रहता है। अब जैसे ऋषि सुनक जी हैं, तो इंडियन ओरिजिन के है ना, वो अगर वहां सब कुछ, अब वहां PM बन गए हैं, पता लगा 20-25 मिलियन डॉलर कमा ले वो, और वो कहे अब भाई इंडिया चलते हैं, ठीक है, तो वो अगर इंडिया आएंगे तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? RFC वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक वो है कि बाहर के लोग पैसा लेके आए, इसलिए RFC वाली कैटेगरी बनी हुई है, और जो इंडियंस हैं वो RFC-D वाली कैटेगरी में। ठीक हो गया? ओके। तो ये हमारे जो डोमेस्टिक वाले अकाउंट है उसके बहुत सारे फीचर। और CIB वालों में फिर बता देता हूं कि ये 5 नंबर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं। अभी हमारी इसमें कम से कम 2 क्लास और चलेंगी जो आपकी बुक के लाइन टू लाइन को कवर करेगी, उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन और आएंगे। JIB वालों के लिए इतना इसको जानना ओके है। अच्छा सर, ये सेविंग अकाउंट जो होते हैं, हाँ बताइए। इसमें डिपॉजिट का कोई लिमिट रहता है सर क्या? कोई लिमिट नहीं, बाहर से पैसा आने के लिए कोई लिमिट नहीं है, और इवन इंडिया से भी कोई लिमिट नहीं है। ओके। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। और एक बार मैं जरा सा ये दिखा दूं आपको कि जो हमारा JIB का रेफर करना है सर, आज 3.4 के बाद से रेफर करना है सर। बुक्स का रेफरेंस कोई है सर अभी? बुक्स का? जी सर, बुक्स का जो है CIB का भी आ गया है, अब आप लोग उसमें अमेजोन में ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है जी सर। और बहुत महंगा है सर। मेरा एडवाइस है कि सर ये पेपर अरे ये तो अब क्या बताएं भाई मतलब इतने सारे लोग IABF के JIB CIB के मेंबर हैं, और सिलेबस चेंज करने के नाम पे 5000 मेरे को लगता है कि हर बच्चे को 10,000 का एडिशनल खर्चा पड़ गया है। सर बुक्स लेना जरूरी है क्या है? जरूरी बुक मेरा तो कहना लेना जरूरी है, लेना जरूरी है, क्योंकि वही एक रेडी रेफरेंस बुक है जो ऑलवेज आपके सर के पास रहेगी, और जब भी आप सोते लेटते पढ़ते, क्योंकि उसको पढ़ने में आसानी होती है, उसको आप लेट के बैठ के उठ के खड़े होके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं हो पाता है। जब JIB क्लियर किया तब मैंने देखा कि ये लोग ना बुक से वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम क्लास लेते हैं और हम किसी किसी लाइन में अंडरलाइन में बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए, वो तो क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही है। हाँ, तो मेरा जो अपना मतलब एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चन को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी मैं अभी क्लास में भी बोलूंगा कि तो उसमें भी आपको उसी समय अंडरलाइन कर लेना है या बगल में लिख लेना 1 क्वेश्चन। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना,
तो आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें वो। तो वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा दे रखा है सर उसका, बुक का अभी चेक कर रहा था, वो फरवरी मिड तक जा रहा है। 30 तक नहीं, जेआईबी में एक स्टॉक तो खत्म हो गया ना उनका। नहीं जीआईबी, हाँ जीआईबी की बात कर रहा था सर, अभी चेक किया सर। जेआईबी में एक स्टॉक खत्म हो गया, वो रीप्रिंट में जा रहा है। तो हाँ, तो नहीं, मैंने तो एक मंगाया है, मेरा तो कल आ जाएगा शायद, लेकिन उसी दिन शाम को बच्चों का मैसेज आ गया था कि स्टॉक आउट हो गया है। नहीं, अभी स्टॉक में आ गया है सर अभी फ्लिपकार्ट और सब जगह अवेलेबल, अमेजन के स्टॉक में आ गया है, पर वही वेटिंग बहुत ज्यादा है डिलीवरी। नहीं, इसका वेटिंग क्यों है? उसका वेटिंग यही है कि अभी प्रिंट नहीं हुआ है। वेटिंग वही है, उन्होंने कहा कि पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट में जेआईबी वाले थे, जेआईबी वाले जरा देखेंगे, पैसा ले लो, लाइट में लगा लो। हाँ, जेआईबी वाले जरा देखेंगे। जो मैं कह रहा था ना कि आपके वहां क्लियर कट आ गया है। ये देखिए आपका एक तो थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पर है, और एक आपका टॉपिक आया है, उसे खोलता हूं मैं प्रिंसिपल वाले में। इसमें ना ये देखो, एक तो लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल्स, दिख रहा है आपको ये वाला? तो इसमें से ये जो अभी हम छोटे मोटे वर्ड बोलते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, थोड़ा सा इधर से आएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज हमने बात करी वो ये पूरा टॉपिक, पहले ये आपके बुक में ना डिफाइन नहीं था। जेआईबी वाले सुन रहे हैं? ये पहले आपका डिफाइन नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखो क्या बोला हुआ है, परमिटेड अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर एनआरआई एंड पीआईओ, ठीक है, फॉरेन नेशनल के अकाउंट, एसएनआरआर अकाउंट, ठीक है, रेमिटेंस ऑफ एसेट एनआरआई पीआईओ। तो ये बिल्कुल एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर, बिल्कुल ये जो क्लासेस होंगी ये जॉइंट होंगी। ये क्लासेस होंगी, क्या होंगी? जॉइंट होंगी, क्योंकि आपके में बिल्कुल आ गया। और जो अपने सीआईबी वाले हैं, सीआईबी वालों में जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली कौन सा टॉपिक है? बीएफएम में 3rd यूनिट है, जिसका नाम क्या है? करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट। तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हमने, आज जो क्लास ली है वो कौन सी ली है? एनआरआई के अकाउंट्स में। तो ये अभी मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और होंगी, तब जाके ये टॉपिक हमारा पूरा होगा। लेकिन श्योर शॉर्ट टॉपिक होगा आपका। उसका कहीं पे भी कोई एमसीक्यू मिलता है तो उसमें आपको चैलेंज मिलेगा कि आप उसका आंसर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो रेफर कर पाएंगे आप, क्योंकि आप लोग सब कुछ लाइन टू लाइन कवर कर चुके होंगे तब तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू।